जी, वापस आ गए हैं सब लोग ऑलमोस्ट। यहाँ तक बात की समझ आई है? जी सर, यहाँ तक। यहाँ तक कोई किसी किस्म का कोई आपको मसला आ रहा हो? नो सर। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये आ गई 1.19, जबकि इंडस्ट्री एवरेज जो दी हुई है हमारे पास है 1.85। ओके हो गया। अब ये हमारे पास एक डेट एनालिसिस आ गया है, जिसको अब मैं ये फिगर्स जो सी हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करने लगा हूँ। ये फिगर्स हमारे पास हैं, इसका मैं सेल जो सा है उसको ग्रे कर देता हूँ, सॉरी, सेल हम कर देते हैं ग्रे, और ये इंडस्ट्री एवरेज जो सी है इसको हम कर देते हैं ग्रीन। एक्चुअली जो हमने कमेंट करना है वो इन दो जो कॉलम्स हैं इनकी बेसिस पे करना है। हमने कैलकुलेशन कर ली है, हमने पढ़ लिया थ्योरी में, हमें पता लग गया कि ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं। जब हमने डेटा एनालिसिस करना है तो हमने ये देख लिया कि जो कंपनी है उसकी इनकम स्टेटमेंट हमें गिवन थी, बैलेंस शीट हमें गिवन थी, हमने उसका एनालिसिस किया थ्रू डेट रेशियो, टाइम इंटरेस्ट अर्न, फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो। अब एक्चुअली ये हमने किया क्या है, हमने ये तीन रेशियोज निकाली हैं, रेशियोज कैलकुलेट की, जिससे हमें ये पता चला कि जो कंपनी है उसकी लेवरेज क्या है, यानी उसने अपने टोटल एसेट जो इन्वेस्ट किए हुए हैं उस कंपनी में, उनमें और उसके डेट लेने की रेशियो में कितना डिफरेंस है। समझ आई बात की? यस सर। हमारे पास जो रेशियो आई वो आई 0.73। इस 0.73 रेशियो का मतलब ये है कि 73% ऑफ टोटल एसेट कंपनी हैज टेकन द डेट। ओके सर। ठीक है, बात की समझ आ गई? यस सर। ओके, नेक्स्ट है टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड। अब हमने ये टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड जो सी रेशियो है, इससे हमने ये चेक करना होता है कि जो कंपनी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू है, यानी जो उसने लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट पेमेंट जो ड्यू है, उसके कितने टाइम्स वो प्रॉफिट कमा रही है, उसकी इनकम कितने टाइम्स ज्यादा है। यानी अपनी इनकम में से वो कितनी दफा पे कर सकती है इंटरेस्ट को। क्लियर होगी बात? यस सर। तो हमने क्या किया, हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिया और डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट पेमेंट से फॉर दैट ईयर। तो हमारे पास आई 3 टाइम्स, यानी तीन अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है 3, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स इनकम है इंटरेस्ट पेमेंट की। ओके, ओके सर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास रेशियो जो हमने कैलकुलेट की वो हमने की फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो, कि जो फिक्स्ड पेमेंट्स हमने देनी होती हैं जिसका ताल्लुक किसी और चीज से नहीं है, वो हमारे पास क्या है। हमने क्या किया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में ऐड की हमने लीज पेमेंट्स, और डिवाइड किया हमने इंटरेस्ट प्लस लीज पेमेंट्स प्लस प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक का प्रिंसिपल और जो भी हमने देना था उसको हमने किया, और नीचे जो हमने 1/1 - t से किया है वो एक्चुअली हमें जो टैक्स से छूट मिल रही है डेट लेने की वजह से, जो हमें टैक्स से छूट मिल रही है हमने वो शामिल की है। ओके, ओके सर। सर तो दोबारा बता देंगे। बेटा देखें, अगर आपकी इनकम जो सी है वो से 100 रुपया है, ठीक है, EBIT, यस सर।
चलें इसको थोड़ा सा हमने इधर एक कैलकुलेशन करके देखते हैं नीचे। यहाँ पे अभी आपको मैं बताता हूँ कि फर्ज कर लेते हैं कि एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ठीक हो गया। कंपनी ए जो सी है इसकी जो EBIT है आपके पास वो से 300,000 है। कंपनी बी की बी 300,000 है। ओके हो गया। जी सर। ठीक है। इसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स जो सी हैं, इंटरेस्ट पेमेंट वो है, फर्ज कर लेते हैं 10,000 या 1,00,000। ठीक है, 100,000। इसकी इंटरेस्ट पेमेंट जो सी है वो 0 है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, EBT आ जाएगी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, दिस माइनस दिस। ओके। ओके सर। अच्छा, तो इसका भी यही हम फार्मूला लगा देते हैं, दिस माइनस दिस। तो ये तो सेम आ गई हमारे पास। ओके हो गया। अब हम निकालते हैं टैक्स, जो कि जिस तरह हमें गिवन है दैट इज 0.40। तो जब हम 0.40 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो जो यहाँ पे टैक्स आएगा वो आएगा हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट। एग्रीड। यस सर। इधर भी यही आएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट। ओके हो गया। यस सर। अब यहां पे अगर आप देखें तो 40,000 रुपया ज्यादा टैक्स दे रहे हैं हम। जी सर। ठीक है, तो ये यस। यहाँ पे देखें 40,000 की छूट मिल रही है जबकि इनकम सेम थी। जी इंटरेस्ट की वजह से सर। टैक्स, हाँ जी, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से। तो ये छूट हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट की है। ओके, टैक्स बेनिफिट जो हमें हो रहा है, ओके। तो हमने उसके साथ इसको रेफर किया तो ये 1.19 आपके पास आ गई। ओके। ओके सर। चलें वापस चलते हैं हम ऊपर। तो अब हमने कमेंट करना है इस पे। अब अगर हम कमेंट करें तो हम कहेंगे कि जो क्रीक इंटरनेशनल है, अगर आप देखें डेट की बात करें तो इंडस्ट्री की जो एवरेज है दैट इज 0.51, लेकिन क्रीक की है 0.73। इसका मतलब है क्रीक इंटरप्राइज हैज अ मच हायर डिग्री ऑफ इंडेटनेस, यानी इन्होंने ज्यादा लोन लिया हुआ है इंडस्ट्री एवरेज के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि इनके पास डेट सर्विसेज के लिए लोअर एवरेज, सॉरी, इनके पास एबिलिटी कम है डेट के लिए। बात की समझ आई? यस सर। देखे ना, ऑलरेडी उन्होंने अपने टोटल एसेट का 73% डेट लिया हुआ है, जबकि इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो 50% के करीब है, 51% के करीब। तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी ज्यादा डेट में है, नंबर वन। नंबर टू, इंटरेस्ट अर्नड की जो रेशियो है वो एवरेज इंडस्ट्री रेशियो है 7.3, जबकि क्रीक इंटरनेशनल की है
ओनली 3। तो इसका मतलब है कि इनके पास लोअर कैपेबिलिटी है एज पर इंडस्ट्री एवरेज के ये अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकें, इंटरेस्ट पेमेंट को। ठीक हो गया। जी सर। इसी तरह फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो देखें तो 1.19 है, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज जो चल रही है 1.85 है। तो इसका मतलब अगेन यहां पे लोअर साइड पे है क्रीक। बात की समझ आ रही है? यस। तो हम क्या कहेंगे कि बिकॉज क्रीक एंटरप्राइज हैज मच हायर डिग्री ऑफ इंडेटनेस एंड मच लोअर एबिलिटी टू सर्विस डेट देन द एवरेज फर्म इन द इंडस्ट्री, द लोन शुड बी रिजेक्टेड। ओके सर। ओके हो गया बात? ये चीज समझ आ गई है बेटा? किसी को कोई मसला है तो दोबारा पूछ सकता है। जी सर, आगे। ओके, होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। जी बेटा, यहां तक कंप्लीट हो गया? जी सर। चलें आगे चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन साइज एनालिसिस। A common size income statement for Creek Enterprises 2011 operations follow using the firm's 2012 income statement presented in problem 3-18, जो भी हमें ऊपर इनकम स्टेटमेंट हमने देखी है। Develop the 2012 common size income statement and compare it to 2011 statement, which areas require further analysis and investigation। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब हमने इसमें करना क्या है, ये इन्होंने कॉमन साइज एनालिसिस हमें दिया हुआ है, ये जो सामने ये 2011 का है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है यस बेटा सर। नजर? यस। अच्छा अच्छा, अब इसमें कॉमन साइज एनालिसिस में क्या होता है, कॉमन साइज एनालिसिस करते कैसे हैं, ये भी हम इसको एक ना थॉरो इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया?
अभी हम जब कॉमन साइज एनालिसिस करेंगे, कॉमन साइज एनालिसिस हमने करना है इस स्टेटमेंट का पहले। ये जो 2012 की थी, हमने 3.18 जो 3-18 प्रॉब्लम था, उसके अंदर हमने ये इनकम स्टेटमेंट देखी थी। इसका हम कॉमन साइज एनालिसिस करते हैं। ठीक हो गया, ताकि आपको पता लग जाए कॉमन साइज एनालिसिस कैसे किया जाता है। दोबारा चलते हैं हम एक्सेल की तरफ। एक्सेल नजर आ रहा है सबको? यस सर। We are going to have a common size analysis of income statement and going to compare year 2011 and 2012. ओके हो गया? यस सर। चलें, अब आप लोग अपने सामने इनकम स्टेटमेंट खोल लें 2012 की। यहां पे हम लिख लेते हैं 2012, यहां पे लिख लेते हैं हम 2011, और यहां पे हम हेड्स लिखते हैं। सबसे पहले हेड है हमारे पास, दैट इज सेल्स, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसको चलो मैंने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट, then we will going to less operating expenses which are selling expense, then we have general and administrative expenses, then we have lease expense, then we have depreciation expense, and it will results into our total operating expense, and then we will have interest expense, then we will have net profit, before tax, then we will go towards tax payment, then we have net profit
after tax. Then we will have preferred stock dividend, and then earning available for common stockholders. ओके हो गया? क्यों बेटा? Yes. Yes, sir. इसको हम कर देते हैं alignment for tax. चलें 2012 की अब फिगर्स लिख लेते हैं सारी. दिस इज 30 मिलियन. हो गया पूरा कि नहीं? 30 million, then we have 21 million, and it is going to be this minus this. ओके हो गया? फिर हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, दैट इज 3 million. Then we have GA, that is 1.8 million. Then we have 200,000 lease expense. Then we have depreciation expense, that is 1 million. Total expenses, again, we are going to have some formula with this, some this, colon this, bracket. Okay, then we have interest expense. We have missed something, I think so. Here. Operating profit. This minus this. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फिर हमारे पास नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, दैट इज 1 million. Then we have net profit, which is equals to this minus this. And then we have tax payment, which is 800,000. So we have net profit, which is this minus this. Then we have preferred stock dividend, which is 100,000, and earning available we have this minus this. ओके हो गया जी? ये नेट इनकम स्टेटमेंट बन गई. क्यों बेटा? Yes, sir. चलें, अब इसका तरीकाकार क्या है कि सेल्स को आपने 100% रख देना है. ओके? Okay. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने इसके साथ कंपेयर करते जाना है, 100 का हिस्सा निकालते जाना है, यानी परसेंटेज निकालते जाना है. तो हम कैसे करेंगे? इक्वल टू
ब्रैकेट डालें, उसके बाद दिस डिवाइडेड बाय दिस सेल्स। सेल्स को हमने करना है फिक्स, ठीक है, क्योंकि हर चीज को हमने सेल्स के साथ ही करना है। मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 के साथ। तो आपके पास कितना आ गया? 70% ऑफ द सेल्स इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके हो गया? बेटा बात की समझ आई है? जी सर। आ गई बात की समझ? क्यों भाई? यस सर, आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। अब दिस अगेन हमने वही फार्मूला लगाना है। तो ये हमारे पास आ गया 42.85%, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमारे फार्मूला में ये भी आगे चला गया है। C5 C6 तो हमें चाहिए था, लेकिन हमें C5 नहीं चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ये जब फार्मूला हमने लिखा है तो इसके साथ हम एक डॉलर का साइन डाल देंगे, जिससे कि हमारा सेल जो सा ये फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे फार्मूले को, आओ, अच्छा ये फिक्स नहीं हो रहा, आई थिंक सो। चल चलें, हम दोबारा से इसका फार्मूला बना लेते हैं। इक्वल टू दिस, सॉरी हमने गलत कर दिया, फिक्स हमने सेल्स को करना है। हाँ सेल्स को करना है। चलें, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे उसी तरह, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100। 30% आ गया, तो इसका मतलब है 30%। ये क्या है बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। जी बेटा, ये क्लियर हुई बात? क्यों बच्चे, क्लियर हो रही है? हाँ जी सर। अच्छा चलें, अब आगे इसी तरह हमने सेलिंग एक्सपेंस इन सब का करना है। हो जाएगा ये? ओके, यस सर। यार ये फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स क्यों नहीं हो रहा?
C5 पे क्या जाता है, C4। चलो इसको मैं देख लूंगा कैसे ये क्या हो रहा है, इसका मसला कुछ आ रहा है। वैसे रेगुलर में तो ये फिक्स हो जाता है, ये शायद यहाँ पे कोई और कोई इशू आ रहा है इसका। ठीक हो गया। ये इसी तरह आपने हर दफा C4 के साथ ही करना है, क्योंकि हमने सेल्स के साथ करना है इसको। तो आपके पास ये फिगर्स आते जाएंगे। गेट कर रहे हैं ना पॉइंट को? यस सर। चलें, अच्छा चलें, मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा मीटिंग का टाइम भी ओवर हो रहा है और मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। तो ज़रा जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस जो उनसे हैं वो हमारे पास सेल्स के कितने आ रहे हैं। अगेन हमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो ये दिस डिवाइडेड बाय सेल्स, अगेन we are going to multiply 100 for normalization. So 20% of the sales are the operating expenses. And operating profit हमारे पास कितना आ रहा है? Again ये हमारे पास 10% के करीब आ रहा है, वो वैसे ही नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमने एनालिसिस करना है तो we need the figures। तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। एंड सो ऑन नीचे तक आपका ऐसे ही आ जाएगा। ओके हो गया बात यहाँ पे? अच्छा, जो Yes, हमारे पास इसमें 2011 की जो फिगर्स दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो थोड़ी सी मैं इधर कोट करता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, सेल्स इसी तरह 100% उसने दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो उसने दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो हमें दी हुई है 65.9%। ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज 34.1%। फिर उसके बाद 12.7% सेलिंग एक्सपेंस, देन 6.3। दीज आर जस्ट फिगर्स, तो आप लोगों ने इसके लिए परेशान नहीं होना कि ये क्या है। ठीक है, बाद में अभी हम डिस्कस करते हैं। 3.6 और जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आ रहा है 23.2%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 10.9%। फिर हमारे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है दैट इज 1.5% एंड सो ऑन। टिल येट हम इसको सिर्फ कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो इंक्रीज कर रही है इन 2012। ऐसा ही है? yes sir, ठीक है, तो ये इसका मतलब है हमें ये सोचने की जरूरत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सेल्स हैव डिक्लाइंड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, एज परसेंटेज सेल्स प्रोबेबिलिटी ड्यू टू अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज कर रही है।
फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो उनसे हैं वो भी आप देखें तो वो राइज किए हैं, सॉरी डिक्रीज किए हैं इन 2012। पहले आपके 23